हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में कि जेनेटिक कोड क्या होता है। ठीक है, देखिए जेनेटिक कोड को अगर डिफाइन करना हो तो उसको बहुत आसानी से डिफाइन किया जा सकता है कि जेनेटिक कोड आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए और करस्पॉन्डिंग एमआरएनए। दिस इज एमआरएनए सपोज, है ना। तो किसी डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस हैं और वही सीक्वेंसेस कॉपी होकर के एमआरएनए में जा रहे हैं, तो इसलिए एमआरएनए के जो सीक्वेंसेस हैं यही हमारे क्या हैं, जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जेनेटिक कोड जो है ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो ट्रिपलेट ऑर्डर में प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं ट्रिपलेट तीन के ऑर्डर में मौजूद है, चाहे इधर या इधर। ठीक है, तो यही सीक्वेंसेस हैं जिनको हम जिनको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो डीएनए आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसेस हैं यही जेनेटिक कोड हैं और यही जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इन्हीं में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आरएनए या प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल में। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट तो तभी क्लियर हो गया था जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर प्रपोज किया। जब उन्होंने ये देखा कि डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो कर रहे हैं, यानी एक स्ट्रैंड दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये भी देखा कि जब उसी डीएनए से आरएनए बनता है या डीएनए से डीएनए बनता है तो भी ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि डीएनए में ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस हैं इन्हीं में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कोड की तरह काम करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जेनेटिक कोड एक्चुअल में कैसे डेसिफर होगा, इसके कितने बेसेस या न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ठीक है, तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जेनेटिक कोड को लेकर के, है ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट was given by जॉर्ज गैमो। क्लियर। तो जॉर्ज गैमो ने जेनेटिक कोड का फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। जॉर्ज गैमो एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने मैथमेटिकली इस रिलेशन को एक्सप्लेन किया कि कितने न्यूक्लियोटाइड मिल करके, जैसे हमने अभी डिफाइन किया कि ट्रिपलेट है ना, तो कैसे पता चला कि ट्रिपलेट ही है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल में मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। इसका पहला कॉन्सेप्ट जॉर्ज गैमो ने रखा, जो कि थ्योरेटिकल था। इन्होंने कोई चीज प्रूव नहीं किया था, सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन बता करके इस चीज को एक्सप्लेन किया था। तो कैसे एक्सप्लेन किया, देखिए, अगर हम डीएनए या एमआरएनए लेते हैं तो डीएनए या एमआरएनए में हमारे पास 4 बेसेस हैं। ठीक है, 4 तरह के बेसेस हैं। ए है ना, टी, और आरएनए होगा तो टी की जगह यू हो जाएगा, जी और सी, ये 4 बेसेस हैं, यानी 4 लेटर्स हैं, और यही 4 लेटर हमारे पास डीएनए आरएनए मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ जो करस्पॉन्डिंग प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए आप जानते हैं 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड जो प्रोटीन में मौजूद है, तो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम से कम 20 जेनेटिक कोडॉन तो होने चाहिए। एक ऐसा हाइपोथेटिकली इंसान सोच सकता है ना। तो इसी चीज को इन्होंने भी सोचा। तो इन्होंने सोचा कि अगर 4 लेटर हैं, इन्हीं 4 लेटर से 20 अमीनो एसिड को कोड करना है, तो यानी कि इनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस 4 में से एक एक की बात करें, मान लीजिए एक लेटर एक अमीनो एसिड को कोड करता होगा, तो एक अमीनो एसिड यहां से कोड हो जाएगी, एक यहां से कोड हो जाएगी, एक यहां से और एक यहां से, तो टोटल सिर्फ 4 ही कोडॉन बन पाएंगे, बाकी का अमीनो एसिड तो कोड नहीं होंगे। इसलिए इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाने शुरू किए कि मिनिमम कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया 4 टू द पावर n का। ठीक है, नंबर ऑफ जेनेटिक कोड का एक फॉर्मूला बनाया, नंबर ऑफ जेनेटिक कोड
4 टू द पावर n का एक फॉर्मूला बनाया। तो n की वैल्यू अगर 1 रखें, यानी एक से कोड हो रहा है, एक लेटर से एक अमीनो एसिड कोड हो रही है, तो अगर n की वैल्यू 1 रखें, n इज इक्वल टू 1, तो 4 टू द पावर 1 हो जाएगा, दैट इज 4। ओनली 4 कोडॉन्स होंगे जो कि इनसफिशिएंट होंगे, है ना। अगर दो का कॉम्बिनेशन बनाए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 4 टू द पावर 2 होगा, यानी 16 कोडॉन होंगे। तो 16 कोडॉन अभी भी कम है, क्योंकि हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, है ना, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। लेकिन जब n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 4 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64 कोडॉन्स, है ना। तो 64 कोडॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड के लिए मोर देन इनफ है ना। तो इससे इन्होंने प्रूफ किया मैथमेटिकली कि 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कम से कम 64 कोडॉन्स होते हैं। ठीक, अब थ्योरेटिकली तो इन्होंने बता दिया, अब इसको प्रूफ करना था। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा, तो प्रूफ करने के लिए दूसरे साइंटिस्टों ने इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखा और फिर बताया कि हाँ वाकई में जो हमारे जेनेटिक कोड्स हैं वो 3-3 लेटर के बने होते हैं, यानी 3-3 के कॉम्बिनेशन के बने होते हैं, और 3-3 के कॉम्बिनेशन के बने होते हैं, और इस चीज़ को उन्होंने प्रूफ किया। तो आइए देखें उस एक्सपेरिमेंट को भी। देखिए, जेनेटिक कोड से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट थे उसको प्रूफ करने के लिए, उसमें पहला है आपका केमिकल मेथड, जो कि H.G. खुराना यानी हरगोविंद खुराना ने दिया था। तो हरगोविंद खुराना यानी H.G. खुराना ने कई काम किए हैं, ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बायोलॉजिकल वर्क में। सबसे पहला, यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस की थी, जीन सिंथेसिस। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस सबसे पहले लेबोरेटरी में किसने किया, तो H.G. खुराना ने, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, दूसरा जो इनका केमिकल सिंथेसिस का मेथड है वो एक्चुअल में क्या है, इन विट्रो यानी लेबोरेटरी में। जब भी हम लेबोरेटरी में कोई काम करते हैं तो इन विट्रो लिखते हैं, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए। इन्होंने आरएनए की सिंथेसिस की, इन विट्रो सिंथेसिस की आरएनए की, और उस सिंथेसिस में इन्होंने 2 तरह के आरएनए बनाए, कुछ होमोपॉलीमर बनाए, होमोपॉलीमर, और कुछ इन्होंने बनाया कोपॉलीमर। होमो और कोपॉलीमर में मतलब समझिए, देखिए आरएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या क्या हैं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी, यही 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन्हीं से आरएनए बनना है। तो अगर सिर्फ एक तरह का न्यूक्लियोटाइड यूज किया, जैसे मान लीजिए सिर्फ ए का यूज किया, यानी जो एडिनाइलेट फॉस्फेट है आपका, एडिनाइलेट फॉस्फेट का यूज किया आपने बनाने के लिए, तो वो होमोपॉलीमर होगा, इसमें सिर्फ ए आपस में अटैच होते चले जाएंगे। तो जो आरएनए बनेगा उस आरएनए में सिर्फ क्या होंगे, एक ही तरह के न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो अगर आरएनए में सिर्फ एक तरह का न्यूक्लियोटाइड आप इस्तेमाल करके एक लंबा चेन बना रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। लेकिन अगर आप दो का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, जैसे ए के साथ मान लीजिए यू ले लिया, फिर ए, फिर यू ले लिया, फिर ए, फिर यू ले लिया, तो इस तरह के अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन में आप आरएनए बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। तो दोनों तरह के पॉलीमर बनाए इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो हमारा जेनेटिक कोडाउन है वो एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ठीक है, और यही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अमीनो एसिड को कोड करता है, और कोड करके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब जो इसमें यूनिक बात थी कि 3-3 लेटर के बने हुए जो कोड हैं जो जॉर्ज गैमो ने बताया था, वो कैसे प्रूफ हुआ, तो वो प्रूफ किया मार्शल नीरेनबर्ग ने। मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया, प्रोटीन की सिंथेसिस की सेल फ्री सिस्टम में। ये भी याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे पहले विदाउट सेल प्रोटीन की सिंथेसिस लेबोरेटरी में इन विट्रो कंडीशन में किसी ने किया, तो वो कौन थे, मार्शल नीरेनबर्ग। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक खास तरह के एंजाइम को डिस्कवर किया था, तो उसका इस्तेमाल किया, और वो एंजाइम क्या था, यूज्ड एंजाइम सेवेरोक्रोम
ओकोया एंजाइम। इन्होंने जिस एंजाइम का इस्तेमाल किया इसके लिए उसका नाम क्या था? सेवेरो ओकोया एंजाइम। सेवेरो ओकोया एंजाइम क्या है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यानी एक ऐसा आरएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए की सिंथेसिस तो करता है लेकिन विदाउट टेम्पलेट, उसको डीएनए की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म, तो ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं कि जो सिंथेसिस होती है, ठीक है, आरएनए की, वो डीएनए के टेम्पलेट से कॉपी करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, बिना टेम्पलेट के ये आरएनए बना सकता है, वो भी जिस कॉम्बिनेशन में हम चाहें उस कॉम्बिनेशन में बना सकता है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात थी। तो इस तरह से नीरेनबर्ग ने देखा कि जो होमोपॉलीमर तैयार किया गया था केमिकल मेथड में हरगोविंद खुराना के द्वारा, उसको लेकर के इन्होंने सिंथेसिस की। तो देखा, देखिए मार्शल नीरेनबर्ग ने जो सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन की सिंथेसिस की और ये प्रूव किया कि 3 लेटर मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, है ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि होमोपॉलीमर बना लिए सेवेरो ओकोया एंजाइम से, और होमोपॉलीमर बनाने के बाद ये देखा कि जितना मोल, जैसे मान लीजिए 1 2 3 लीटर है, सॉरी, है ना, 1 2 3 लेटर्स हैं, और 3 लेटर्स हैं यानी हम इसको 3 मोल मान सकते हैं केमिस्ट्री के टर्म में। ठीक है, तो 3 मोल न्यूक्लियोटाइड के खर्च पे 1 मोल फेनिल एलानिन अमीनो एसिड कोड होती है। तो इसका मतलब कि सभी 3 मिलकर के एक फेनिल एलानिन को कोड कर रहे हैं, है ना। और इस तरह से ये फेनिल एलानिन आपस में जुड़ करके प्रोटीन बना रही है। सेम यही चीज दूसरे में भी देखा, दूसरे टाइप का बनाया, तो वहां पे भी उन्होंने देखा कि 3 का सेट है, और ये 3 के सेट एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो ए जो है लाइसिन के लिए कोड करता है, तो ये लाइसिन के लिए कोड कर रहा है। क्लियर? सेम ये चीज ट्रिपल जी के लिए इन्होंने देखा कि एक ग्लाइसिन यहां कोड होती है, एक ग्लाइसिन यहां कोड होती है, और ये सब आपस में जुड़ते जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका प्रोटीन का चेन तैयार होता है, यानी अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाती है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ कि 3 मोल पर 1 मोल अमीनो एसिड यूज हो रही है, यानी 3 लेटर मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि 3:1 का रिलेशन है, यानी कोडॉन्स आर ट्रिपलेट नेचर के कोडॉन है, और वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, अब बात करते हैं जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज का। तो जब आप जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज में आते हैं तो जेनेटिक कोड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरीके से हैं। पहला, दे आर ट्रिपलेट इन नेचर। जो पहला है इनका, दैट इज ट्रिपलेट नेचर। तो अभी आपने देखा कि जितने भी जेनेटिक कोड हैं, यानी ईच जेनेटिक कोडॉन मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। अभी आपने देखा था, तो जितने भी जेनेटिक कोडॉन होते हैं सब ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। दूसरा, यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल यानी जेनेटिक कोडॉन का जो मैसेज होता है, जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन कोडेड होता है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है। यानी अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए आपका AUG कोडॉन है, ठीक, तो AUG कोडॉन में जो मैसेज है वो किसके लिए है? मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए, मेथियोनिन अमीनो एसिड्स के लिए। तो मेथियोनिन अमीनो एसिड को ये कोड करता है, ठीक। अब अगर ये बैक्टीरिया में होगा तो भी ये मेथियोनिन को कोड करेगा, अगर ये किसी प्लांट सेल में है तो भी मेथियोनिन को कोड करेगा, फंगस सेल में होगा तो भी मेथियोनिन को कोड करेगा, एनिमल सेल में होगा तो भी। यानी कोई भी वैरायटी का ऑर्गेनिज्म हो
इसका इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से हर जेनेटिक कोड का जो मैसेज होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है और वो सभी ऑर्गेनिज्म में एक जैसा होता है। तो इसीलिए इसके इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नेचर। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, तो एक्सेप्शन की बात हम लोग लास्ट में करेंगे, है ना, क्योंकि और भी एक्सेप्शन हमें देखने हैं, तो सारे एक्सेप्शन हम लोग एक साथ कंसिडर करेंगे। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल नेचर का मतलब हो गया कि जेनेटिक कोड का जो मैसेज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है उसी को कोड करेगा, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो। क्लियर। अगला प्रॉपर्टी क्या है, कॉमा लेस, दैट इज नो पंक्चुएशन। यानी अगर हम जेनेटिक कोड को इस तरह से ड्रॉ करें, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मान लीजिए, A C C G U A U, ठीक, मान लीजिए इस तरीके से हमारे सीक्वेंस है। तो अगर 1 2 3 शुरू के ये 3 मिलकर के एक कोडॉन बना दिए, तो ऐसा नहीं है कि बीच में एक को छोड़ करके फिर दूसरा कोडॉन स्टार्ट होगा। यानी दो कोडॉन के बीच में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एज पंक्चुएशन और कॉमा कह सकते हैं, तो पंक्चुएशन या कॉमा के फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। यानी ऐसा नेचर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होते हैं विदाउट एनी कॉमा। यानी अगला कोडॉन जैसे ही पहला कंप्लीट होगा, फिर अगला यहीं से शुरू होगा, फिर अगला उसके बाद से शुरू होगा। दो कोडॉन के बीच में कोई भी न्यूक्लियोटाइड लेफ्ट नहीं होगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा जो कि कॉमा की तरह काम करे, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि कॉमा लेस यानी विदाउट पंक्चुएशन होते हैं, ठीक। तो करेक्ट ऑर्डर ये है। तीसरा चीज क्या है, नॉन ओवरलैप्ड। नॉन ओवरलैप्ड का मतलब क्या है, देखिए इसी में समझ लेते हैं। अब मान लीजिए ये मैंने बनाया हुआ है, तो एक कोडॉन यहां से शुरू हुआ, तो अब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड दो कोडॉन के बीच कॉमन हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया यानी यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं दोनों के फ्रेम, है ना, दोनों कोडॉन के फ्रेम यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो ओवरलैपिंग भी नहीं होती है। जब भी होंगे तो कंटिन्यूअस ही होंगे, है ना, यानी पहले की ही तरह जैसे हम लोगों ने बनाया था। तो इसे बोला जाता है कि जेनेटिक कोडॉन्स आर कंटिन्यूअस विदाउट एनी पंक्चुएशन एंड नॉन ओवरलैप। क्लियर। डीजेनरेट नेचर का मतलब क्या होता है, डीजेनरेट का मतलब होता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी यानी जरूरत से ज्यादा, प्लेंटी अमाउंट, है ना, जरूरत से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, और 20 अमीनो एसिड्स के लिए जो टोटल कोडॉन हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था, 64 कोडॉन्स। तो लगभग 3 गुने कोडॉन है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ज्यादा कोडॉन है, इसलिए रिडंडेंसी है, ठीक है। तो इसीलिए डीजेनरेट नेचर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि डीजेनरेट नेचर की और भी मतलब होते हैं, उसको भी देखिए। तो देखिए जो 64 कोडॉन्स हैं, इन 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते हैं, जबकि 3 कोडॉन जो होते हैं वो हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं, वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड को कोड करता है वो हमारे कहलाते हैं सेंस कोडॉन, सेंस कोडॉन्स, ठीक। और जिसमें किसी अमीनो एसिड को कोड करने का मैसेज नहीं है, जो टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन की तरह काम कर रहा है, याद रखिएगा, टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन की तरह काम कर रहा है, उसमें कोई मैसेज नहीं है। तो मैसेज नहीं है, इसीलिए स्टॉप कोडॉन्स को हम लोग नाम क्या दे सकते हैं, नॉनसेंस, नॉनसेंस कोडॉन्स, ठीक। तो ज्यादा कोडॉन है ओवरऑल, जो मतलब है 61 कोडॉन है 21 अमीनो एसिड के लिए जो कोड करेंगे, ठीक है। तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि एक अमीनो एसिड के लिए, ठीक है, जैसे 1 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन पॉसिबल है, मोर देन 1 कोडॉन पॉसिबल है। तो इसीलिए इस नेचर को बोला जाता है डीजेनरेट नेचर, यानी एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा वैरायटी ऑफ कोडॉन पॉसिबल है। क्लियर। चलिए अब अगला आते हैं, अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस नेचर कोडॉन का क्या होता है। तो अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस जो नेचर है वो ठीक इसका उल्टा है। यानी यहाँ पे एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, और अनएम्बिगुअस मतलब नो कंफ्यूजन, है ना, विदाउट एनी कंफ्यूजन। यानी 1 कोडॉन कोड फॉर ओनली 1 अमीनो
एसिड। एक कोडॉन जो है वो सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। जैसे मैंने यहीं पे बात किया था, जैसे AUG है तो AUG मेथियोनिन को तो कोड कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साथ में हिस्टिडीन भी मौजूद है तो हिस्टिडीन को भी कोड करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको डिजेनरेट नेचर और एम्बिगुअस को ठीक से समझ लीजिए। डिजेनरेट नेचर में क्या है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग वैरायटी कोडॉन होंगे और उनका मैसेज सेम होगा, वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे, लेकिन एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। तो जब एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है और वो उसके लिए फिक्स है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, वो हमेशा उसी को चूज कर रहा है जिसको उसको चूज करना चाहिए। ठीक है, दूसरे को चूज नहीं कर रहा है, इसलिए इस नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, अनएम्बिगुअस नेचर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो कोडॉन का नाम लिखा है AUG, तो AUG की खास बात क्या है, याद रखिएगा, AUG हमारा जो होता है ये वर्क करता है एज इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन यानी जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो मैसेंजर आरएनए में जो पहला कोडॉन होगा, जहां से पहली अमीनो एसिड अटैच होगी, वो पहला कोडॉन हमेशा AUG होगा, यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसीलिए AUG को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन। ओके, तो याद रखिएगा कि 61 हमारे सेंस कोडॉन है और 3 स्टॉप कोडॉन हैं। क्लियर। अब आइए जो कुछ एक्सेप्शंस थे और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। देखिए जो एक्सेप्शन की बात हम लोग कर रहे थे, तो एक्सेप्शन में जो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, उसमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है यूनिवर्सल नेचर का। तो जैसे मैंने बोला था कि मैसेज जो है जेनेटिक कोडॉन का वो कांस्टेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंड सम प्रोटोजोआ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोआ में इसके कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का केस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में UAG, देखिए UAG नॉर्मली क्या है, स्टॉप कोडॉन है। ठीक, UAG नॉर्मली एक स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये कोड करता है ट्रिप्टोफैन को। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, कहां, इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडॉन होने के बावजूद ये किसको कोड कर रहा है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन आपका क्या है, दूसरा एक्सेप्शन आपका क्या है, AGG और AGA। तो AGG और AGA नॉर्मली कोड करते हैं आर्जिनिन के लिए। ठीक है, AGG और AGA नॉर्मली कोड करते हैं किसके लिए, आर्जिनिन के लिए। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे तो ये बिहेव करेंगे एज स्टॉप कोडॉन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडॉन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इसके एक्सेप्शन हो गए यूनिवर्सल नेचर के। दूसरा एक्सेप्शन किसमें देखने को मिलता है, नॉन ओवरलैप। हमने पढ़ा था कि जेनेटिक कोडॉन ओवरलैप नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में ओवरलैप होते हैं। ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग इज फाउंड इन 174 वायरस और दूसरा आपको मिलेगा SV40 वायरस। तो कुछ वायरसेस में जो जेनेटिक कोडॉन है वो ओवरलैप होते हैं, तो वायरसेस में आपको इसका एक्सेप्शन मिलेगा। क्लियर।